नमस्कार, सनसेट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष रंजन। अर्थनीति, जी हां, वही प्रोग्राम जिसमें हम बिजनेस, फाइनेंस और इकोनॉमी से संबंधित जटिल लगते मुद्दों को बड़ी ही आसान भाषा में समझने समझाने की कोशिश करते हैं। महीना जनवरी का है और अर्थ जगत की फिजाओं में चर्चाएं बजट की हैं। अखबारों के पन्ने, सोशल मीडिया के ट्रेंड, सभी कुछ बजट की बातें कर रहे हैं। कैसा होगा इस बार का आम बजट? क्या कुछ होगा आम जनता के लिए खास? हमने अपने पिछले सप्ताह के एपिसोड में इस बात पर चर्चा की थी कि कैसे इस बार का बजट आने वाले 25 साल के भारत को आर्थिक मजबूती देगा। 25 साल इसलिए कि तब आजाद भारत 100 साल का हो जाएगा। आप इस एपिसोड को सनसेट टीवी के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे आखिर कैसे तैयार होता है केंद्रीय बजट। बजट तैयार करने की जरूरत क्यों पड़ती है? वित्त मंत्रालय कब से और कैसे बजट तैयार करने की कवायद शुरू करता है? कौन कौन लोग शामिल होते हैं? क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं? क्या चुनौतियां पेश आती हैं? और किन चरणों में तैयार होकर संसद में पेश किया जाता है केंद्रीय बजट? हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में। हमारे साथ हैं वेद जैन जी। वेद जैन पूर्व अध्यक्ष हैं ICAI के और फाइनेंस से संबंधित मुद्दों पर बारीक नजर रखते हैं। हमारी दूसरी मेहमान है मोनिका हलन। मोनिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोनिका लेखिका हैं, फाइनेंस पर किताबें लिखती हैं, मनी पर किताबें लिखती हैं और साथ में आर्थिक विश्लेषक भी हैं। तो सवाल आपसे ही शुरू करता हूं मोनिका कि ये आम बजट क्या होता है? जैसे बजट हम घर के लिए भी बनाते हैं कि भाई इस महीने हमारे इतने खर्चे होंगे, स्कूल की फीस है, ट्रांसपोर्ट में है, राशन है, ये है और हमारी एक सैलरी का इनकम है। अक्सर यही होता है कि जो खर्चे होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, सैलरी से इनकम कम होता है, फिर हम कहीं से लोन लेते हैं या खर्चों में कटौती करते हैं और इसी तरीके से चलता है। ये तो घर के बजट की बात हो गई। लेकिन ये पूरे देश का जब बजट बनाया जाता है और हर साल पेश किया जाता है, इसे कैसे हम समझने की कोशिश करें? जो व्यक्तिगत रूप का बजट होता है उसमें इतनी गुंजाइश नहीं होती कि आप साल दर साल आपकी व्यय ज़्यादा है और आय कम है, तो वो तो फिर इंसॉल्वेंसी या दिवालिया निकलने वाली बात हो जाती है। सरकार का थोड़ा अलग होता है। उनका जो बजट मेकिंग है वो एक वार्षिक बही खाता है कि किस तरह से जो सरकार को पैसा खर्च करना है वो कहाँ से आएगा, इसका लेखा जोखा होता है। और अगर ये शुरू में ना पता लगे, सरकार का अगर कोई प्लान नहीं हो, तो हर मिनिस्ट्री को नहीं पता होगा कि वो कितना खर्चा कर सकती है। और अगर सरकार को ये नहीं पता है, कोई एस्टिमेट नहीं है कि कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, तो देश चलाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो यही समझ सकते हैं कि एक वार्षिक बही खाता है कि कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ पे जाएगा, और जो उसका गैप है, जो डेफिसिट जिसको कहते हैं, कितना बड़ा होगा, उसको कैसे फाइनेंस करेंगे। ये तो एक ऊपर जैसे कहते हैं 30,000 फीट। पर एक बार जो बजट कहानी बताता है वो ये बताता है कि आपकी जो सरकार की जो आय है कहाँ से वो आ रही है। डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो भारत में ग्लोबली ये है कि जो डायरेक्ट टैक्स है उसको हम प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है उसका आपका टैक्स का दर जो है वो बढ़ता चला जाता है, इसको प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। तो और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो हर एक के ऊपर उतना ही बैठता है। तो ये कोशिश, जैसे सरकार की ये कोशिश रहती है कि डायरेक्ट टैक्स जो इंडिविजुअल्स देते हैं, कॉर्पोरेट्स देती हैं, उसका थोड़ा प्रोपोर्शन ज़्यादा रहे। पर इनडायरेक्ट टैक्स जो GST हुआ है उसमें भी ये कोशिश कर रहे हैं कि डिफरेंट रेट्स में उसको भी प्रोग्रेसिविटी के लिए लाएं कि जो गरीब लोग जिसको ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उस पर 0 या 5% हो, AC है और कार है उस पर 28% है। तो ये देख के समझ आता है कि कहाँ से पैसा आ रहा है और किस चीज़ के ऊपर व्यय है, कहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं। हेल्थ है, एजुकेशन है, इंटरेस्ट पेमेंट पे कितना जा रहा है,
सैलरीज में कितना जा रहा है, तो वो उसका जब विश्लेषण करते हैं तो और कहानी पता लगती है। जी जी, मोनिका की बात को आगे बढ़ाते हैं वेद जी। ये जो बजट की प्रक्रिया है सरकार के लिए तो बड़ा पेचीदा काम होता होगा। आपने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है इस चीज़ को कि कैसे डेफिसिट को कैसे मैनेज करें। खर्चे बहुत हैं, ग्रोथ भी चाहिए, इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है। आप बजट को कैसे समझाएंगे? देखिए, जैसे मोनिका जी कह रही थी, एक बजट एनुअल एक्सरसाइज है। किसी भी एक अच्छे प्रशासन के लिए ये ज़रूरी है कि वो आगे का अनुमान लगा के चले, और बजट एक अनुमान है अगले साल का कि भाई मुझे क्या खर्चा मेरी करना ज़रूरी है और क्या मेरी साधन है। आपने पूछा कि भाई ये जटिल समस्या है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ये चैलेंज तो आता है कि लोगों की उम्मीदें तो बहुत बहुत हैं, लेकिन और खर्चे भी बहुत हैं, लेकिन इसकी आमदनी कहाँ से बैलेंस की जाए। तो क्या होता है कि बजट की एक एनुअल एक्सरसाइज में वित्त मंत्रालय, बजट बनने से हमें लगता है कि ये बजट जनवरी में, जैसे आपने कहा कि आज की डेट में बजट के बारे में जनवरी में चर्चा है, लेकिन वित्त मंत्रालय में ये कार्य 6 महीने पहले शुरू होता है। अगस्त सितंबर के महीने में ही वित्त मंत्रालय सभी मंत्रालयों को, राज्यों को चिट्ठियां भेजता है, बॉडियों को, इंस्टीट्यूशन को, कि भाई आप अपने आमदनी या खर्चे का हिसाब बनाइए। और फिर जब उसका एग्रीगेट करके वो लाते हैं, तो कैलकुलेशन करके लाते हैं कि भाई कितनी इनकम है, कितने सबसे पहले जो एस्टीमेट है वो एक्सपेंडिचर का ही बनता है, खर्चे का बनता है। फिर उसके बाद आय का साधन जुटाया जाता है। वो जो गैप है, और आपने कहा कि उसमें जो बजट है इंडिया का, उसमें एक तो ये बैलेंसिंग एक्सरसाइज है कि क्या मेरा खर्चा है, क्या मेरी आमदनी है। साथ के साथ उसमें सरकार और वित्त मंत्री जी अपने देश की ग्रोथ को, इकॉनमी को आगे बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, आगे की जीडीपी ग्रोथ देने के लिए, इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, उसके लिए बहुत सारी स्कीम प्रोजेक्ट में माइंड लाई जाती हैं कि क्या किया जाए जिससे कि इस बजट में एक दिशा दी जाए। और जो आपने शुरू में कहा, अभी हमने 75 वर्ष पूरे किए हैं और हम 100 साल पूरे करेंगे 25 साल में, तो हमें अब ये बजट में सोचना है कि हम जो आज कर रहे हैं, जो हमें कहाँ निवेश करना चाहिए, किस एरिया को प्रमोट करना चाहिए, वो खर्चे करने चाहिए, वो सारी उसमें आती हैं। तो एक बार जब वो अपनी एक्सरसाइज पूरी हो जाती है कि मेरा कहाँ की खर्चा कितना करना है और कितनी आमदनी है, उसके बाद सबसे जटिलता शुरू होती है कि मेरा गैप कितना है। ऐसे आपने कहा कि खर्चा ज़्यादा, आमदनी कम, वो डिफरेंस, तो उसके लिए हम जिसे डेफिसिट को फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, जो हम लोन बोरोइंग करती है सरकार, कुछ हद तक वो बोरोइंग ज़रूरी है, क्योंकि विकासशील देशों के लिए, अपने ग्रोथ करने के लिए और अपने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाने के लिए सरकार खर्चा ज़्यादा करती है, ताकि लोगों को प्रोत्साहन मिले और आगे ग्रोथ हो। लेकिन उससे महंगाई के ऊपर भी असर पड़ता है। तो एक सामंजस्य बनाया जाता है, बैलेंस बनाया जा रहा है। आपने देखा होगा वित्तीय वर्ष 2020-21 में जिस समय कोविड की प्रॉब्लम आई, तो उस समय आमदनी गिर गई, खर्चा उतना रहा, तो वो फिस्कल डेफिसिट बहुत बड़ा। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं, जटिलता होती है, लेकिन वित्त मंत्रालय इनको आहिस्ता आहिस्ता करके, एक एक करके, जिसे जो उलझी चीज़ें उनको सुलझाता है, आमदनी बढ़ाने की कोशिश करता है, खर्चे पे भी कुछ कंट्रोल करता है। लेकिन मेन मुद्दा ये होता है कि अगले साल की व्यवस्था सुदृढ़ता रूप से चले। आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक रिवाइज्ड एस्टिमेट होता है और एक जो होता है आपने बजट में प्रपोज किया है, तो इन दोनों के बीच का फर्क क्या है? बजट एस्टिमेट्स एंड रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। क्या होता है, जैसे वित्त मंत्री जी ने 22-23 का बजट पेश किया 1 फरवरी 2022 को, और उसमें इन्होंने अपने एक एस्टीमेट लगाए कि 22-23 में मेरा जो खर्चा है और इनकम है वो ये होने वाली है। लेकिन जब वो 23-24 का बजट 1 फरवरी 2023 को पेश कर रही होंगी, तो उनको लगा कि जो मैंने 22-23 की जो फिगर दी थी, जी जी, और आज तक जो पिछले 10 महीने का हिसाब लगाने के बाद लगा कि उसमें कहीं ना कहीं चेंज आ रही है, तो वो 22-23 के बजट को एक रिवाइज एस्टीमेट के रूप में पेश करती हैं कि देखिए ये मेरा बजट था 22-23 का, और 22-23 में मेरे बजट के आगे ये लगभग अनुमान है, एस्टीमेट है कि रिवाइज एस्टीमेट ये आने वाले हैं। और वो एक 23-24 का उस रिवाइज, क्योंकि अब फिगर बदल गई, 10 महीने पहले क्या फिगर थी, वो 10 महीने बाद फिगर बदल गई, उसको रिवाइज एस्टीमेट कहते हैं। उसके बाद वो अगले साल की फिगर 23-24, क्योंकि जब वो बजट कोई भी देखेगा जो बनाने लगता है, वो अब 22 में जो 1 फरवरी की फिगर है उसके ऊपर नहीं जाएंगे, वो कहेंगे रिवाइज एस्टीमेट पे क्या फिगर बन रही है। जैसे हमने देखा होगा इस साल में डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन बहुत अच्छी आ रही है, जीएसटी की कलेक्शन जो हमने बजट में की तो उससे ज़्यादा अच्छी आ रही है, तो वो रिवाइज में आएंगी। तो वो एक रिवाइज एस्टीमेट देती हैं, जिसमें कहती हैं कि देखिए मैंने पिछले साल इनकम टैक्स से 14 लाख करोड़ रुपए की एक्सपेक्टेशन की थी, लेकिन 10 महीने की कलेक्शन देखने के बाद मुझे लगता है इस साल हमारी 14 लाख की जगह 17 लाख करोड़ आएगी। तो वो रिवाइज एस्टीमेट दे। बजट को तो हम समझ चुके हैं कि बजट क्या होता है, अगले साल के एक्सपेंसेस का ही। ऑफ बजट आइटम्स, और इसको खराब माने या अच्छा माने? हमारे साथ
बहुत इम्पोर्टेंट एक्सपर्ट है, वो बताएंगे कि बहुत ही ख़राब चीज़ है। ऐसा है कि आपने छुप के आपने लोन ले लिया है और उसको कहीं किसी दराज में उसके कागज़ छुपा दिए हैं और ये सोच के कि किसी को पता नहीं लगेगा जी। तो ऑफ बजट आइटम पिछली सरकारों ने इसकी काफ़ी इसका यूज़ किया था कि जो सरकार की यूनिट्स हैं, जिसको पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कहते हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है जैसे हैं, तो सरकार ये चाह रही थी कि हमारा खर्चा कम दिखे क्योंकि डेफिसिट का नंबर उनको मेंटेन करना था। तो उन्होंने उनके ज़रिए बोरोइंग कराई, ये कह के कि बाद में पूर्ति की जाएगी। और पर वो तो जो सरकार को उनको पैसे देने थे वो नहीं दिए, उनसे उन्होंने कर्ज लिया, दिलवाया अपने आप को। और इसको जो टेक्निकल वर्ड है वो ऑफ बजट है तो एक्चुअली सरकार का बोरोइंग, पर लिया आपने कुछ कंपनियों के नाम पे। तो पिछले 2 बजट में ये बहुत कड़वी दवाई है, पर निर्मला जी ने ली इसको और काफ़ी हद तक ये वाली जो प्रॉब्लम है ऑफ बजट शीट आइटम्स का, वो ऑन बजट लिया है। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हम जान नहीं सकते हैं कि एक्चुअली डेफिसिट क्या है, कितनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, क्या हमारी प्रॉब्लम्स हैं। तो गलत नंबर देख के आप दिलासा तो दे सकते हैं लोगों को, पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनको पता है कि ये बैठा हुआ है यहाँ पे ऑफ बजट आइटम, और उसकी वजह से जो बजट में विश्वास है वो कम होता है। मतलब कई सरकारों ने पहले शायद ऐसा किया हो कि जनता का विश्वास जीतने के लिए या बहुत साफ सुथरा या ये दिखाने के लिए किया हो, लेकिन ये इसका है कि असर आपके कुछ मेकअप करके जो कुछ खराब चीज़ है उसको आपने ढक लिया है, पता दिख रहा है कि आज नहीं तो कल अगर ऐसी चीजें हैं तो वो दिखेंगी और फिर उसको करेक्शन की जरूरत होती है। इस पे आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए क्या होता है कि एक बजट एक डॉक्यूमेंट है जिसमें विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखते हैं कि 1 फरवरी को जब बजट पेश हो रहा होता है, सारे देश की निगाहें, 135 करोड़ देश की जनता की निगाहें वित्त मंत्री पे लगी हुई हैं और उसमें हर आदमी को उम्मीद होती है कि इस बजट में मुझे कुछ ना कुछ मिले। और जब आप वित्त मंत्री जी की स्पीच सुनते हैं तो आप देखिए वित्त मंत्री जी भी सभी का ध्यान रखती हैं, वो हर क्षेत्र के ऊपर आती हैं, रूरल इकॉनमी पे भी आएंगी, एग्रीकल्चर पे भी आएंगी, इंडस्ट्री पे भी आएंगी, फिनेंस पे भी आएंगी, एक्सपोर्ट पे भी आएंगी, वो सभी लोगों के लिए कोशिश करती हैं करने में। लेकिन आदमी की एक ऐसी इच्छा जो कभी पूरी नहीं होती, जैसे हम कहते हैं ये दिल मांगे मोर, तो वो एक इच्छा बड़ी लगी रहती है और वो एक वित्त मंत्री की मजबूरी होती है। तो वो बजट में उसको कैसे एड्रेस किया जाए वो एक तरीका होता है। और जैसे मोनिका जी ने ठीक कहा कि ऑफ बजट की, जो मैं टेक्निकल लैंग्वेज में कहता हूँ, वो आइटम आमन इनकम की और खर्चे की जो बजट के अंदर नहीं है और बजट से बाहर है, उसको हम ऑफ बजट आइटम कहते हैं। बिल्कुल। और जैसा कि हमने बताया था कि बजट कैसे तैयार होता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। वेद जी ने अपने पिछले वक्तव्य में बताने की कोशिश की है, हम एक ग्राफिक्स के माध्यम से इसको देखते हैं। 10 आसान स्टेप्स में कि बजट पेश कैसे होता है, कैसे तैयार किया जाता है बजट। 5-6 महीने पहले वित्त मंत्रालय इसकी प्रक्रिया शुरू कर लेता है। सबसे पहले परिपत्र जारी किया जाता है, फिर खर्चों का अनुमान होता है, फिर राजस्व का अनुमान लगाया जाता है, आय और व्यय की जांच की जाती है और सबसे इम्पॉर्टेंट घाटे का अनुमान फिर लगाया जाता है। एक स्टेप इसके बाद होता है कि घाटे को किस तरीके से कम किया जाए, जो मोनिका अभी बात कर रही थी। इसके बाद राजस्व का आवंटन होता है। 8वां स्टेप अगर हम माने, बजट पूर्व विमर्श होता है इंडस्ट्री बॉडीज़ के साथ। फिर मांगों पर अंतिम फैसला होता है और अंत में बजट पेश किया जाता है। तो ये 10 आसान स्टेप्स में हमने ये समझने की कोशिश की कि बजट पेश कैसे होता है। मोनिका, आपने कई बजट देखे हैं पिछले, हम बताएं 1-2 दशकों से लगातार आप बजट देख रही हैं। सरकार के बजट पेश करने के तरीके में अभी आपने एक अंतर बताया कि ऑफ बजट आइटम्स को रख लेते थे और ये अब निर्मला जी ने कड़वी घूंट लेते हुए पिछले इस बजट से लिया। तो आपने तो 91 का जब उदारीकरण वाला बजट था उस समय से लगातार देखा है, तब में अब में क्या फर्क आपने देखा है, अगर संक्षेप में बताएं? पहली नौकरी थी उस समय 91 में, और उस समय के बजट में और इस समय के बजट में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है, क्योंकि 91 का जो बजट प्रेजेंट किया था, तो मेरा ये मानना है कि जो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी है, कभी कभी पॉलिटिकल स्टेटमेंट आप बजट के थ्रू अनाउंस करते हैं, तो एक तो टेक्निकल हो गया, आपका आंकड़े हैं,
और एक बजट स्पीच होती है जिसमें जो वित्त मंत्री हैं वो ऑलमोस्ट कई बार पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में जो आपने प्रॉमिस किए हुए हैं उनका विवरण करते हैं कि हमने ये कहा हुआ था और ये करा है, और एक डायरेक्शन देते हैं इकोनॉमी को। आपको 91 की बात बताएं कि उस समय तो सोशलिज्म तो हर जगह वही था कि भारत सोशलिस्ट कंट्री है, चाहे कितना भी हर्ज हुआ हो। तो स्टेटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी करीब 12 बजे पार्लियामेंट में चुपचाप रख दिया गया, और मनमोहन सिंह जी जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने उस बात का मेंशन किया और बहुत केयरफुल टर्म्स में थोड़ा थोड़ा बता के कि ये हम करने जा रहे हैं। उस डॉक्यूमेंट को पढ़ के ये नहीं समझ आया था कि कितनी बड़ी चेंज होने वाली है, और उसको भी उन्होंने काउच किया था कि हमारे मैनिफेस्टो में है कि कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन खराब है। मतलब आज की डेट में हम लोग हंसेंगे ये सुन के कि कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन भारत में कोई वित्त मंत्री कह रहा हो कि मत कंज्यूम करो क्योंकि कंजम्पशन से ग्रोथ आती है। तो एक तो वो 91 का बजट था जिसमें बहुत बढ़िया चेंज किया था, और इसी सरकार का 2008 का बजट था यूपीए 2 के पहले, यूपीए 1 में, जब उनको लग रहा था कि कुछ देना पड़ेगा। उस समय फिस्कल काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, उन्होंने 60,000 करोड़ का फार्म वेवर किया था और उसको फिर दर बढ़ा के 70 से ज़्यादा लाख करोड़ का उन्होंने फार्म लोन वेवर किया था। वो 2008 के बजट में किया था। 2010 तक जो इन्फ्लेशन है उसकी वजह से, क्योंकि डेफिसिट बढ़ा, वो ऑलमोस्ट 12% की हो गई थी। तो यही सरकार है, पर प्री इलेक्शन ईयर में उन्होंने मतलब पूरा सब लुटा दिया। और 2021 में निर्मला सीतारमण जी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि सरकार का काम बिजनेस चलाना नहीं है, जो एफिशिएंट है जैसे प्राइवेट सेक्टर जो वो कर सकते हैं, अदर दैन सिग्निफिकेंट जो जैसे डिफेंस है, जैसे कुछ सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रीज हैं या सेक्टर्स हैं जिसमें सरकार को करना पड़ेगा जी। उसके अलावा वो कह रहे हैं हम सोशलिस्ट जो आइडियोलॉजी थी उसको छोड़ रहे हैं। स्टेटमेंट है उनका बजट स्पीच में, उन्होंने खुद उसके बारे में जिक्र किया है कि हम चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर ये काम करे, सरकार का काम नहीं है। तो ये अनाउंसमेंट्स होते हैं बजट के। एक चीज़ और है, अनाउंसमेंट करना और उसको लेजिस्लेशन में बदलना, वो दो चीज़ें अलग होती हैं। प्रणब मुखर्जी थे, बहुत बढ़िया बजट स्पीच होती थी, सब कुछ लिखते थे, ये पिलर, 2 पिलर, 4 पिलर, उसका लेजिस्लेशन आता था। जिस रिफॉर्म की हमको ज़रूरत थी उसका नहीं आता था। तो एक तो उसको आप कन्वर्ट कर लेते हैं पॉलिटिकल मॉरल हाई स्टैंडिंग के लिए, और दूसरा है उसका कितना एक्चुअली लेजिस्लेट करके कितना इम्प्लीमेंट आप कर पाते हैं। तो अगर जो भी सुनेगा आपको ये देखना चाहिए कि आपको सब टेक्स्ट देखना चाहिए बजट का कि क्या डायरेक्शन दिखा रहे हैं, क्योंकि ये वाली जो ये वित्त मंत्री हैं वो कह रही हैं कि मैं एंटाइटलमेंट नहीं एम्पावरमेंट चाहती हूँ। बिल्कुल वो है ना, टू टीच अ मैन फिशिंग और गिव हिम फिश। तो वो चाहते हैं कि आपका इंडिपेंडेंट बने, आपको ये चीज़ें दी जाए। तो उसका हमको ज़रूर सुनना चाहिए इस बजट स्पीच में कि कंटिन्यूएशन है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं प्री इलेक्शन ईयर है। मेरा ये मानना है कि मुझे नहीं लगता कि वो फिस्कल कोई भी इम्प्रूडेंस का काम करेगी ये सरकार। इतनी मुश्किल से ट्रैक पे आया है, मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन है अगले साल इसलिए बजट को ये लोग छेड़ेंगे। और वित्त मंत्री लगातार कह रही हैं कि हम एम्पावरमेंट करेंगे, और हमारे दर्शक आप जब वित्त मंत्री का भाषण सुने तो ये समझते हुए सुने कि वित्त मंत्री के भाषण में 2 भाग होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में हर सेक्टर में आवंटन का मोटे तौर पर जिक्र होता है, इनके लिए सरकार की नई योजनाओं का ऐलान होता है, इससे सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं का पता चलता है। पार्ट बी में सरकार के खर्च के लिए पैसा जुटाने के लिए टैक्स से जुड़े प्रस्ताव होते हैं, यानी आम बजट में सरकार की आर्थिक नीति की दिशा दिखाई देती है। वेद जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक बड़ी चुनौती है, अब समय कम है हमारे पास, संक्षेप में समझाएंगे कि ये फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करने के लिए सरकार क्या करती है? फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट में फ़र्क क्या है? देखिए, जो बजट होता है उसमें 2 तरह के खर्चे होते हैं। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिसमें असेट्स बनती हैं, जिसमें सरकार का कहीं निवेश है या कोई आइटम आ रही है या इन्वेस्टमेंट हो रही है या कोई प्रोजेक्ट क्रिएट किए जा रहे हैं, हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये होता है कि जो डे टू डे खर्चा है, जैसे इंटरेस्ट हैं, सैलरीज हैं, ग्रांट हैं, सब्सिडियाँ हैं, हम इसको
रेवेन्यू मानते हैं। तो जो डेफिसिट रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट ओवरऑल होता है कि सरकार की टोटल रिसीट्स क्या रहेंगी ड्यूरिंग द ईयर में, चाहे वो टैक्स से आएँ या डिसइन्वेस्टमेंट से आएँ या कोई और साधन से आएँ, और सरकार का टोटल खर्चा कैपिटल रेवेन्यू मिला के क्या होगा, और उनमें जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। उसको गैप करने के लिए सरकार बोरिंग करती है। और ये फिस्कल डेफिसिट को हमेशा जीडीपी के टर्म में परसेंटेज से इसलिए देखते हैं? कहा जाता है कि मैंने जैसे कहा कि किसी भी चीज़ के टेस्ट को अच्छा करने के लिए उसमें नमक होना जरूरी है। तो क्या ये माना जाता है कि जब एक विकासशील देश है जैसे इंडिया है, तो उसका जो जीडीपी है, टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं, उसका एक परसेंटेज से ऊपर जाएंगे तो वह कड़वा हो जाएगा नमक, और कम होगा तो टेस्ट कम हो जाएगा क्योंकि ग्रोथ नहीं आएगी। तो जैसे हम कह रहे हैं हमारी आज की डेट में अर्थव्यवस्था लगभग जो $3 ट्रिलियन पहुंच गई है, और 80 रुपये डॉलर से लगाएं तो 240 लाख करोड़ के करीब हो गई है। तो 240 लाख करोड़ में हम ये मान के चलते हैं 3 से 4% का अगर फिस्कल डेफिसिट आता है तो वो हम मान के हम चलते हैं कि ये एक अच्छा है, ठीक रहेगा। इससे ऊपर जाता तो हम ये मानते हैं कि इससे एक महंगाई आएगी और सरकार को कहीं चैलेंज आएंगे। तो जब मैं 3 या 4% की कैलकुलेशन करूंगा लगभग 10 लाख करोड़। हाँ, अगर 10 लाख करोड़ रुपए तक का घाटा आता है, तो जैसे अपना पिछला बजट आप देखेंगे, हमारा बजट था तो लगभग 37 लाख करोड़ 38 लाख करोड़ का, हाँ, टू बी प्रिसाइज वो हमने बनाया था। और हमने ये भी सोचा था कि शायद ये वर्ष चैलेंजिंग होगा, लेकिन मुझे ऐसा मानना है कि इस वर्ष जो वित्त मंत्री जी ने 22-23 के बजट में वित्तीय घाटा रखा था, 22-23 के रिवाइज एस्टीमेट में उससे कम आएगा, क्योंकि अब की बार कलेक्शन बहुत अच्छी आ रही है। सब्सिडी का बिल बढ़ा है लेकिन टैक्सी कलेक्शन बहुत अच्छी है। तो वित्तीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट एक अच्छी चीज़ भी है, लेकिन एक बियॉन्ड के बाद अच्छी नहीं है, एक उसके नीचे भी अच्छी नहीं है। विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। टैक्स इस साल अच्छे रहे हैं, अच्छे टैक्सेशन से आए हैं पैसे, लेकिन इसका दायरा और बढ़े, इसके लिए हमें क्या करना होगा? देखिए, दो बातें बड़ी अच्छी हैं। जो पॉलिसी होती है सरकार की वो बड़ा मदद करती हैं टैक्स की कलेक्शन में। जो अभी पिछले दिनों में जो चेंजेस लाए गए और जिस ढंग से दो कहूँगा, एक पॉलिसी में और एक एनफोर्समेंट मैकेनिज्म को इम्प्रूव किया गया, तो इनकम टैक्स में आप देखिए वो इंडिकेशन दे रहा है कि आपकी इकोनॉमी राइज कर रही है, तो इसलिए आपकी ग्रोथ वो आ रही है। जीएसटी ने 3 चीज़ें बड़ी अच्छी हुई। एक, एनफोर्समेंट मैकेनिज्म इम्प्रूव कर दिया गया। एक, जो नया सिस्टम डाला गया ई-वे बिल का, ये सिस्टम डालने का, वो कंप्लायंसेस बहुत बढ़िया इम्प्रूव कर गए। और जो आपने पॉलिसी में चेंज किया ओवरऑल इकोनॉमी को इनकरेज करने के लिए, उससे बड़ी ग्रोथ आई है। अब मैं मानता हूँ 2022-23 में 2 साल के हमारे 20-21 के लोगों की परचेज रुकी हुई थी। बहुत सारे सेक्टर बंद थे, एजुकेशन के स्कूल बंद थे, एंटरटेनमेंट के साधन बंद थे, वो सारे आज की डेट में, होटल, टूरिज्म, वो सब खुल गए। तो उससे जो आज की डेट में ग्रोथ आ रही है, इंडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जो कई बार कहते हैं पॉपुलेशन कभी कभी लगता है बुरी है, लेकिन हम उसको हार्नेस कैसे करें, एडवांटेज कैसे यूज़ करें। वी आर मास कंजम्पशन बेस्ड इकॉनमी, उसकी ग्रोथ है और वो टैक्सेज आ रही हैं। अगर जो मैं एक फिगर देखें, अगर 91 बजट और 2022 के बजट को अगर कैलकुलेशन लगाएं, 91 के बजट में टोटल इनकम टैक्स कलेक्शन 9,000 करोड़ आती थी और आज की डेट में 14 लाख करोड़ आती है। तो आप लगाइए अंदाजा हम कहाँ पहुंच गए 30 साल के अंदर उसके बारे में। बिल्कुल मोनिका, सोशलिज्म कैपिटलिज्म का फर्क समझ आ गया जी जी, सिर्फ टैक्स कलेक्शन का आंकड़ा देखकर। हाँ मोनिका, हम ये कह रहे थे कि इस बार के बजट से, ये आखिरी सवाल है चूंकि वक्त अब लगभग खत्म होने पर है, इस बार के बजट से आपको व्यक्तिगत क्या उम्मीदें हैं? आप लगातार पर्सनल फाइनेंस पे भी बुक लिखती हैं, आम जनता को फायदा हो, क्या लग रहा है आपको? जो एक बड़ी चीज़ थी जिसके लिए लोग देखते थे बजट को कि सिगरेट पे दाम ऊपर होगा नीचे होगा क्या होगा, वो जीएसटी ने सारा वो पूरा खत्म कर दिया। अब सिर्फ बचा है व्यक्तिगत रूप से ये देखना कि टैक्स में कोई चेंज आएगा कि नहीं। मेरे हिसाब से कोई गुंजाइश नहीं है इस वक्त जी टैक्स का दर कम करने में। जो भारत का मार्जिनल टैक्स रेट है हाईएस्ट, वो 42.7 है, जिसकी आमदनी आई थिंक 5 करोड़ से ज़्यादा की है। ठीक है, तो बहुत ऊंचा दर है, पर अभी भी लो मिडिल इनकम कंट्री है, तो मुझे नहीं लगता कि जो सरचार्ज लगाया है टैक्स के ऊपर उसमें कटौती आएगी। अगले 5 साल में हो सकता है कम करे, पर शायद इस वक्त जो एक 10 से 50 लाख तक एनुअल इनकम पे सर्विस क्लास है, मुझे नहीं लगता इस समय कुछ करेंगे। उन्होंने 2 बजट पहले एक रास्ता दिया था कि आप डिडक्शंस वगैरह कम कर लो, एग्जेम्पशंस डिडक्शंस कम कर लो, तो आपको थोड़ा सा लोअर रेट का टैक्स देने का की सुविधा है। आप सहमत हैं? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो बजट से उम्मीदें हैं वो 3 चीज़ें मैं मानता हूँ। एक तो वो जो सरचार्ज है ऊंचे रेट का, वो शायद इस बार लीवरेज मिल सकता है कुछ करने का।
क्योंकि उससे मैं जो अगर टैक्स कम करते हैं तो ग्रोथ आती है, मेरा मानना है, और कलेक्शन बढ़ती है। दूसरा, 2.5 से 5 लाख लोगों को उम्मीद है, लेकिन सरकार की कंसर्न है कि वो अगर बढ़ाते हैं तो वो दायरा जो आज की डेट में जो टैक्स पेयर का है वो कम होता है, तो शायद सरकार उसमें नहीं कर पाए। लेकिन जो एक मेन जहाँ एक स्कोप है, वो जो 10 लाख से ऊपर इमीडिएटली हाईएस्ट स्लैब 30% का पहुंच जाता है, तो उस 10 लाख वाले को उठा के 15 या 20 लाख पे ले जाया जा सकता है, जो एक राहत दी जा सकती है मिडिल क्लास इनकम वालों को। उसमें क्या है कि परचेजिंग पावर, लोगों के हाथ में पैसा बढ़ेगा, और उससे भी सरकार की कलेक्शन बढ़ती है, क्योंकि एक हाथ से आप देते हैं तो दूसरे हाथ से सरकार को टैक्स की कलेक्शन आ जाती है। बिल्कुल, दैट्स ए इंपॉर्टेंट इशू, वो आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आज वक्त खत्म हो रहा है, आज की अर्थनीति में इतना ही। अपने दर्शकों की भारी मांग पर बजट तक हम अर्थनीति बजट स्पेशल रोज लेकर आएंगे, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आप इसे देख पाएंगे। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।